नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम ये देखेंगे गुप्तकालीन संस्कृति, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक संस्थाएं और साहित्य। सबसे पहले हम आज देखेंगे आर्थिक जीवन कैसा था। विद्यार्थियों, इस काल में आर्थिक जीवन समृद्ध हुआ। विस्तृत साम्राज्य, सुयोग्य प्रशासन के कारण आर्थिक जीवन के सभी पक्ष कृषि, पशुपालन, उद्योग, शिल्प, व्यापार, वाणिज्य में बहुत प्रचुर मात्रा में प्रगति हुई। सबसे पहले हम कृषि की स्थिति देखेंगे। गुप्तकालीन साहित्य, स्मृतियों, वृहत स्मृति, अमरकोश, कालिदास की रचनाओं आदि से गुप्तकालीन कृषि की जानकारी मिलती है। हल में लोहे के फल का प्रयोग किया जाता था। बृहस्पति और नारद की स्मृतियों में कृषि उपकरणों को क्षति पहुंचाने वालों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था थी। कृषक अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर होते थे, लेकिन गुप्तकालीन सम्राटों ने प्रजा को सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया। साधारणतः सभी तरह की उपज जो आजकल होती है उस युग में हुआ करती थी। अमरकोश में उपज की विभिन्न वस्तुओं के नाम मिलते हैं। धान, गेहूं, ज्वार, ईख, बाजरा, मटर, दाल, तिल, सरसों, अलसी, अदरक, मिर्ची आदि प्रमुख फसलें थी। वृहत संहिता में 3 फसलों का उल्लेख है। एक फसल श्रावण महीने में तैयार होती थी, दूसरी बसंत में और तीसरी चैत्र या वैशाख में। पशुपालन कैसा था? पशुपालन जीविका का प्रमुख साधन था। कामांदकीय नीतिसार के अनुसार गोपालन वैश्य का पेशा था। अमरकोश में पशु के रूप में गाय के अतिरिक्त घोड़े, भैंस, ऊंट, बकरी, भेड़, गधा, कुत्ता, बिल्ली आदि को गिनाया गया है। बैल हल चलाने और सामान ढोने का काम करता था। उद्योग और शिल्प की व्यवस्था कैसी थी? विद्यार्थियों, गुप्तकालीन उद्योग और शिल्प में जहां एक और विशेषता का विकास दिखाई देता है, दूसरी ओर प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी कौशल में अद्भुत प्रगति दृष्टिगोचर होती है। इस काल में धातु शिल्प, वस्त्र निर्माण, आभूषण कला, काष्ठ शिल्प, पाषाण शिल्प, हाथीदांत का काम आदि उद्योगों की विशेष रूप से प्रगति हुई। ऐसा माना जाता है कि उद्योग वास्तव में इस काल में अपनी चरम सीमा पर थे। गुप्त वंशीय सम्राटों में सबसे पहले चंद्रगुप्त ने सिक्के प्रचलित किए। ये सिक्के सोने के थे जिनका वजन 111 ग्रेन था। ये सिक्के 2 प्रकार के थे, राजा रानी प्रकार। समुद्रगुप्त के काल की मुद्राओं की विशेष उन्नति हुई और ये कई प्रकार की थी। कलात्मक दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट समझी जाती है। समुद्रगुप्त ने 6 विभिन्न प्रकार के मुद्राओं का प्रचलन किया, जिसमें ध्वजधारी प्रकार, धनुर्धारी प्रकार, परशुधारी प्रकार, अश्वमेघ प्रकार, वीणाधारी प्रकार और व्यग्र निहिंता प्रकार आदि प्रमुख है। वस्त्र निर्माण भी गुप्त काल में एक प्रमुख उद्योग था। अमरकोश में उल्लेख आता है कि गुप्त काल में धनी व्यक्तियों के लिए बारीक कपड़ा बनाया जाता था। डॉक्टर रोमिला थापर के अनुसार विविध प्रकार के वस्त्र तैयार करने वाला उद्योग इस समय के अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण उद्योगों में गिना जाता था। इसके लिए स्वदेश में विस्तृत बाजार उपलब्ध था, परंतु संपूर्ण भारत में होने वाले उत्तर दक्षिण व्यापार में वस्त्रों का प्रमुख स्थान था। विदेशी बाजारों में भी व्यापार की बहुत उन्नति थी। साहित्यिक साक्ष्यों से पता चलता है कि गुप्त काल में काष्ठ शिल्प भी विकसित अवस्था में था। इलाहाबाद के निकट भीत नामक स्थान में गुप्तकालीन स्तरों में हाथी दांत की बनी 2 मुद्राएं प्राप्त होती है। नेक्स्ट है श्रेणी संगठन, यानी व्यापारी संगठन किस प्रकार के थे? विद्यार्थियों, शिल्पी, उद्यमी तथा व्यापारी संगठित थे। उन्होंने अपने अपने संघ बना रखे थे। इन संघों को श्रेणी, निगम या गण कहा जाता था। अपने व्यवसाय के संचालन के लिए उनके अपने नियम और कोष थे। वे आधुनिक बैंक का काम करते थे। वे ऋण ब्याज पर देते थे, निधियां ब्याज पर अपने पास रखते थे। श्रेणियां आर्थिक दृष्टि से संपन्न होती थी और सामाजिक दृष्टि से उपयोगी कार्य करती थी। आंतरिक व्यापार कैसा था? विद्यार्थियों, ये देखना भी आवश्यक है।
इस समय गुप्त साम्राज्य पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्रों से सटा था। स्थल और स्थल व्यापार दोनों जोर जोर से चल रहे थे। आंतरिक व्यापार सड़कों और नदियों के द्वारा किया जाता था। गुप्त काल में दीर्घ राजनीतिक स्थिरता और शांति की स्थिति ने गुप्तकालीन नरेशों को प्रचुर मात्रा में प्रचलित स्वर्ण और रजत मुद्राओं का व्यापार होता था। नारद और बृहस्पति की स्मृतियों में क्रेता और विक्रेता के समान हितों की रक्षा के लिए अनेक नियम विनियम थे। गुप्त काल में मार्गों से यात्रा सुरक्षित और निरपराध थी। फाहियान ने भारत में अपनी यात्रा के दौरान कहीं भी असुरक्षा महसूस नहीं की। विदेशी व्यापार कैसा था विद्यार्थियों, ये देखना भी आवश्यक है। गुप्त काल में भारतीय बंदरगाहों का बाहर के अनेक देशों से स्थायी और सामुद्रिक संबंध बना हुआ था। ये देश थे चीन, श्रीलंका, फारस, अरब, इथोपिया, रोमन साम्राज्य तथा हिंद महासागर के द्वीप। गुप्त काल में चीन के साथ भारत के विदेशी व्यापार में अत्यधिक वृद्धि हुई। चीन का रेशम, जो चीना शुंक के नाम से प्रसिद्ध था, भारत के बाजारों में अत्यधिक लोकप्रिय था। सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह जो है वो था भड़ोच का बंदरगाह, पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित यह बंदरगाह समुद्रिक व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। चीन, इंडोनेशिया, श्रीलंका के जहाज यहीं आते थे। रघुवंश और दशाकुमार चरित्र में ताम्रलिप्ति से होने वाले सामुद्रिक व्यापार के उल्लेख है। इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि गुप्त साम्राज्य एशिया का केंद्र स्थल था एवं विश्व के सामुद्रिक देशों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। रोमिला थापर के शब्दों में भारतीय जलयान अब अरब सागर, हिंद महासागर, चीन सागर की नियमित यात्रा करने लगे और इन क्षेत्रों के प्रत्येक बंदरगाह में से कहीं न कहीं जहाज दिखाई देते थे। इति नमस्कार।